नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। कल मध्य प्रदेश का बजट आना है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और मंत्रालय में बजट को लेकर अफसरों से चर्चा के दौर अब भी जारी है। कल सुबह 10 बजे शिवराज कैबिनेट की बैठक में बजट को रखा जाएगा। विधानसभा में कैबिनेट की मीटिंग होगी, बजट को मंजूरी मिलेगी और इसके बाद सदन की पटल पर बजट पेश किया जाएगा। तो कोरोना काल के बाद मध्य प्रदेश का बजट पहली बार आ रहा है और इसको लेकर उत्सुकता भी है। काफी सारी उम्मीदें हैं, जिज्ञासाएं हैं, सवाल हैं। तो 2 मार्च बड़ी अहम तारीख मध्य प्रदेश के लिए। शिवराज सरकार कल विधानसभा में राज्य का बजट पेश करने वाली है। यह बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर फोकस होगा। बजट पर आगामी नगर निकाय चुनाव की छाप साफ तौर पर दिख सकती है। सरकार शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कुछ घोषणाएं कर सकती है। 102 रेलवे ओवरब्रिज बनाने का प्रावधान हो सकता है। किसान और रोजगार पर सरकार का फोकस रह सकता है। बजट की खास बात यह होगी कि पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में तकरीबन 2,40,000 करोड़ का अनुमानित बजट पेश करेंगे। किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा हो सकती है। बजट में कोई नया कर लगाने के आसार कम हैं। निकाय चुनाव हैं। कोरोना के चलते स्वास्थ्य सेक्टर के लिए खास प्रावधान हो सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा और रोजगार को लेकर भारी भरकम प्रावधान दिख सकते हैं। जल मिशन सरकार की प्राथमिकता में है। बजट में चंबल एक्सप्रेसवे इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर प्रावधान की घोषणा हो सकती है। विपक्ष ने बजट के तथ्यों के साथ बजट पर चर्चा के दौरान सरकार को घेरने की तैयारी कर ली। कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने कर्ज माफी के लिए बजट में अलग से प्रावधान की मांग की। आदिवासियों के लिए रोजगार के प्रबंध पर उन्होंने मांग की सरकार से। बजट को लेकर सीएम शिवराज ने कहा, प्रदेश के लिए बहुत अच्छा बजट आ रहा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर इस सरकार और उसकी बजट का फोकस होगा। कल बजट आ रहा है, किस तरह? अच्छा, थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत अच्छा आ रहा है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। तो हमने देखा कि 15 महीने की सरकार पैसे के लिए मोहताज थी, लेकिन माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने सब क्षेत्रों में पैसा दिया, सब क्षेत्रों में ध्यान दिया और मुझे पूरा भरोसा है कि वो उच्च शिक्षा पे उसी प्रकार से ध्यान देंगे। इससे ज़्यादा बोलना अभी थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। पहले ही लोगों का बजट खराब कर दिया है। 100 रुपये पेट्रोल डीजल और रसोई गैस 800 रुपये हो गई है। इसमें हमारी मांग है कि जो लोगों को रोजगार नहीं मिला, कोविड-19 में 14 लाख से ज़्यादा लोगों का रोजगार चला गया। 30 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन है। ये इनको रोजगार कैसे देंगे ये बताया जाए इस बजट के अंदर। इस बजट में हमारी मांग है कि वेट टैक्स जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है वो कम किया जाए। ये आदिवासी का अलग ही विभाग है, आदिवासियों की अलग ही पहचान है, उसका बजट अलग ही बनता है। जो आदिवासी विभाग यथावत रहे, 89 ब्लॉक हमारे यथावत रहे, हमारे एजुकेशन का जो सिस्टम है वो भी बना रहे, यही हम सरकार से मांग करेंगे। कोरोना काल के बाद में कल मध्य प्रदेश का भी बजट पेश हो जाएगा और बजट को लेकर लोगों की उम्मीदें आसमान पर हैं। महिलाओं समेत तमाम वर्ग क्या उम्मीद रखते हैं, सुनवाते हैं। घरेलू एलपीजी, पेट्रोल, इसमें सब में बढ़ोतरी करती जा रही है सरकार। और जो आम आदमी है, जो मिडिल वर्ग का व्यक्ति है, उसको तो बहुत ही आहत पहुंच रही है। महंगाई से है ना, गरीबों पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है और गरीबी क्या होती है वो सिर्फ गरीब इंसान ही समझ सकता है। हम बजट में कर्मचारियों के लिए, खासकर स्थायी कर्मचारियों के लिए नियमित वेतनमान का प्रावधान हो। हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश शासन संविदा कर्मचारियों को नियमित करे और जो महंगाई बढ़ती जा रही है पेट्रोल डीजल पे, उस महंगाई को कम करे। तो ये बजट सबसे पहले 1 करोड़ से अधिक मजदूर जो यहाँ के कारखानों में काम करते हैं, उनके लाभदायक बजट सरकार को पेश करना चाहिए। कई ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अपनी लगभग जीवन काल उन्होंने निकाल दिया है और रिटायरमेंट की कगार पे है, लेकिन आज तक विनियमित नहीं हो पाए हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास में बजट का प्रावधान नहीं था। बजट प्रॉपर हो तो कर्मचारी का हौसला अफजाई होगा और उसको नियमित होके वो सही अपने परिवार का परिवेश कर सकता है। मेरा ये मानना है कि हमारा जो कोरोना काल के कारण जो डीए फ्रीज किया गया है, हमारी वेतन वृद्धि जो फ्रीज की गई है, उस पर सरकार निश्चित तौर पर उसमें प्रावधान करेगी। किसानों को कर्जदार ना बनाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की बातें तो शासन करता है, पर वो बजट में भी दिखना चाहिए।
मध्य प्रदेश विधानसभा में आज सीधी बस हादसे पर विपक्ष की तरफ से लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही से इतने लोगों की जान गए। कहा कि अगर सिर्फ सतना में एग्जाम सेंटर नहीं बनाया गया होता तो इतने सारे लोग बस में भरकर न गए होते। सरकार की तरफ से मुआवजे को कम बताया और परीक्षा सेंटर दूर बनाने वालों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। पीड़ित परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी की भी मांग की। सत्ता पक्ष ने सरकार को संवेदनशील बताते हुए इस पर राजनीति न करने की नसीहत दी। विपक्ष को भोपाल गैस कांड याद दिला दिया। पूर्व मंत्री विधायक कांग्रेस पीसी शर्मा ने सीधी बस हादसे पर कहा कि हम उस मच्छर को ढूंढ रहे हैं जिसने एक व्यक्ति को सस्पेंड करवा दिया। हम उसका सम्मान करेंगे। जिन अधिकारियों को अच्छे मंत्री विधायक निलंबित न करवा पाते उसे एक मच्छर ने करवा दिया। इस पर मंत्री मोहन यादव ने उत्तर दिया, फिल्मी डायलॉग से राजनीति नहीं करनी चाहिए, गंभीरता से बात कहनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार की गलती है। मध्य प्रदेश सरकार अगर शिक्षित बेरोजगारों की जो एग्जाम्स को परीक्षा सेंटर जिला मुख्यालयों में होता तो शायद जो हमारे निर्दोष जो शिक्षित बेरोजगार सतना जिले में परीक्षा देने के लिए जा रहे थे शायद उनकी मृत्यु नहीं होती। एक मच्छर के मुख्यमंत्री को काटने पर पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर सस्पेंड हो सकता है। तो मैंने कहा कि भाई हम तो उस ढूंढ रहे हैं उस मच्छर को, उसका नागरिक अभिनंदन करेंगे कि मंत्री और विधायक ये तो सस्पेंड करा नहीं पा रहे हैं, तुमने बड़ा दम मारा काट के और सस्पेंड करा दिया। माननीय पीसी शर्मा जी जैसे गंभीर व्यक्ति को इस टाइप की बात कहना, मच्छर से घटना घटती है तो ये इस प्रकार के फिल्मी डायलॉग से राजनीति नहीं करते हैं। वो एक तरह से जिन हादसों में जिनके घर पे ये गमी हुई है उनके साथ कौन सा खिलवाड़ करना चाहते हैं। मजाक होगा अगर ऐसी बात कहेंगे तो गंभीरता के साथ कोई बात करने की आदत होना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि सीबीएसई स्कूल हो या मध्य प्रदेश बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल, सभी स्कूल कोरोना काल में बच्चों से केवल ट्यूशन फीस ले सकते हैं। यदि कोई स्कूल दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता तो मान्यता खत्म कर दी जाएगी। फीस के कारण कोई भी स्कूली बच्चे को परीक्षा देने से वंचित नहीं किया जा सकता। सदन में कहा कि सरकार आज सभी कलेक्टर्स को दोबारा निर्देश जारी करेगी। महिदपुर से बीजेपी विधायक बहादुर सिंह चौहान ने अपने विधानसभा क्षेत्र के एक निजी स्कूल का मामला उठाते हुए ये बात रखी। कांग्रेस और बीजेपी के कई विधायकों ने आरोप लगाया कई स्कूल बच्चों से पूरी फीस वसूलते हैं, न देने पर बच्चों को परीक्षा से वंचित कर रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ चैप्टर का वार्षिक सम्मेलन सोमवार को आयोजित किया गया। इस वार्षिक सम्मेलन में छत्तीसगढ़ की ग्रोथ पॉलिसी पर पब्लिक सेशन रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर बजाज कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन राजीव बजाज मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। पब्लिक सेशन में सीआईआई के मेंबर्स और उद्योगपति शामिल हुए जिन्होंने व्यापार से संबंधित अपनी जिज्ञासाओं को दूर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीआईआई छत्तीसगढ़ के चेयरमैन संदीप गोयल ने राज्य के उद्योग की पॉलिसी की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य के विकास में सीआईआई ने जो भी सुझाव दिए उसको अपनाया गया। मुख्य वक्ता राजीव बजाज ने अपना विजन रखते हुए कहा, छत्तीसगढ़ में विकास की असीम संभावना है। कोविड काल में भी जिस तरह से उद्योगों ने काम किया उससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी। कोरोना ने सबको नई सीख दी कि कैसे आपदा के समय काम करना है, कैसे अपना और अपने साथ वालों के स्वास्थ्य का ख्याल करना है। Co-founder of Infosys, Mr. Gopal Krishnan is one of the 7. अगले 10 साल में हमारी इकॉनमी 3-4 गुना ग्रो करेगी और कंट्री देश की इकॉनमी बहुत अच्छा कर रही है। छत्तीसगढ़ सबसे वन ऑफ द यंगेस्ट स्टेट्स है और छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा फोकस है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। साथ में आप अगर अपने बिजनेस को रीओरिएंट करके चलें तो बहुत अच्छा है। जब हम लोगों को ये महसूस हुआ कि काफ़ी दिक्कतें हैं बिज़नेस करने में, जो नॉर्मल बिज़नेस करने के तरीके थे वो चेंज हो गए, तो सीआईआई ने बहुत एक्टिव भूमिका इसमें निभाई और हम लोगों ने सीआईआई की तरफ से ये कोशिश की कि अपने मेंबर्स के लिए जो हमारे मेंबर्स की इंडस्ट्रीज़ हैं उसको वो बंद ना हो, उनका व्यापार, उनकी इंडस्ट्रीज़ चलती रहें।
देश भर में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैक्सीन लगवाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 मार्च को वैक्सीन लगवाने वाले हैं। वैक्सीनेशन को लेकर सीएम ने कहा कि उन्हें अपनी बारी का इंतजार था। उन्होंने कहा कि जो लोग वैक्सीन को लेकर सवाल उठाते हैं वो घटिया राजनीति कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद वैक्सीन लगवाकर एक सकारात्मक संदेश दिया है। अपनी श्रेणी का नंबर आने के बाद ही मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। ऐसे उच्च आदर्शों का पालन करने वाले प्रधानमंत्री जी को मैं प्रणाम करता हूं और आलोचकों से मैं केवल यही कहता हूं कि और कितना गिरोगे, अब हमारा नंबर भी आ गया है। यही सवाल था और इसलिए कल हम भी वैक्सीन लगवाएंगे। इधर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दावा किया कि आगामी निकाय चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब लुप्त होने की कगार पर है। वीडी शर्मा आज छिंदवाड़ा दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने समरसता भोज के तहत बीजेपी के दलित बूथ अध्यक्ष के घर भोजन किया। साथ ही वीडी शर्मा कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से निकाय चुनाव को लेकर मंथन हुआ। कहा कि छिंदवाड़ा जिले का बीजेपी संगठन मजबूत बने, इस दिशा में काम किया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस कार्यकाल के दौरान जो भी घोटाले हुए उनकी जांच के लिए वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह करेंगे। ये हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के इसी प्रकार के हमारे सभी कार्यकर्ताओं के बल पर आज दुनिया का सबसे बड़ा दल बना है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, इन्हीं कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी इस स्थान पर। कांग्रेस में इस वक्त उथल पुथल का माहौल है। जल्दी ही पार्टी में बड़ी दरार पड़ने वाली है, ये कहना है इंदौर सांसद शंकर लालवानी का। लालवानी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और दूसरे असंतुष्ट नेताओं की बैठक को लेकर ये प्रतिक्रिया दी। ये तक कह दिया कि कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में आने को तैयार हैं। इस बारे में पार्टी उचित समय पर फैसला करेगी। वहीं मध्य प्रदेश के बजट पर कहा, शिवराज सिंह चौहान जनता के हित में फैसला करेंगे। माननीय मोदी जी की तारीफ भारत के लोग और भारत के नेता नहीं, विश्व के नेता करते हैं। अगर उन्होंने किए तो उनका स्वागत है और उनको तो बहुत पहले से ही करना चाहिए, लेकिन अब कर रहे हैं। उनको मालूम है देश उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मोदी जी की तारीफ की। ऐसे लोगों की जो कांग्रेस में वर्षों से काम कर रहे थे। देखो, वर्षों से हम देख रहे हैं कांग्रेस में उथल पुथल चलती रहती है और अब जिस प्रकार की स्थितियाँ बनी, मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर विस्फोट होने वाला है। इंदौर में भी बहुत सारे लोग कांग्रेस के जो भारतीय जनता पार्टी में आने चाहते हैं और बाकी जगह भी ऐसा हमको देखने को मिल रहा है। जबलपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 112 लाल बसें आई थीं, लेकिन जिम्मेदार अफसरों की उदासीनता से पिछले 11 महीने से बसों के पहिए थमे हैं। डिपो में खड़ी खड़ी इन गाड़ियों को निकालने की सुध किसी की नहीं है। इसके चलते लोगों को परिवहन में दिक्कतें भी हैं। लोगों को अब ऑटो के सहारे अन्य माध्यमों का विकल्प लेना पड़ता है, जिसमें न केवल ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है बल्कि ऑटो चालकों की बदसलूकी और मनमानी झेलते हैं। जबलपुर के हिस्से में 112 बसें आई थीं, जिनमें से 65 बसों का ही संचालन हो पा रहा है। इधर अधिकारी अपने तर्क देने में जुटे हैं। वर्तमान में लगभग 60 बसेस हमारी जो छोटी बसेस हैं वो पूरी की पूरी ऑन रोड हो चुकी हैं और जल्दी प्रयास है हमारा कि जैसे ही स्कूल कॉलेज ट्रेन्स पूरी हो जाएंगी तो प्रॉपर लोड मिलने लगेगा, तो 1 से 2 महीने में पूरी बसेस हमारी ऑन रोड हो जाएंगी। राजधानी भोपाल में 24 घंटे के अंदर 2 महिलाओं की हत्या के मामले सामने आए। एक दिन पहले परवलिया थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे नाले में एक महिला की लाश मिली। महिला की उम्र तकरीबन 25 साल थी। पुलिस महिला की पहचान कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं सोमवार सुबह अयोध्या नगर के राजीव नगर में एक महिला की लाश मिली। हालांकि अयोध्या नगर थाना पुलिस को लिव इन रिलेशन में रहने वाले महिला के प्रेमी बबलू पर इस बात का संदेह है। घटना वाली रात महिला का प्रेमी बबलू और उसके साथ होना पुलिस को पता चला। इसके साक्ष्य मिले। दोनों ने एक साथ शराब पार्टी का आयोजन किया, मगर किस बात पर यह हत्या हुई या कोई झगड़ा हुआ, इस बात का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी बबलू की तलाश शुरू कर दी।
ये आसिमा और सोना नाम की महिला है, राजीव नगर इस सेक्टर में रहती थी। इसका बबलू के साथ विवाद होना बताया है। डेड बॉडी का पंचनामा करके पीएम के लिए भेज दिया है। अब पीएम के बाद पता चलेगा इसकी हत्या है क्या है। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है, अभी हत्या के प्रतीत होता मामला। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।